हम लोग अब जो है हीट के जो इम्पोर्टेंट फार्मूले हैं वो पढ़ने जा रहे हैं। तो फर्स्ट इसमें थर्मोमेट्री में आते हैं, और जिसमें टेम्परेचर ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक में नहीं है। आपको हमने बताया था कि इसमें जो है जो कैलोरीमेट्री और एक्सपेंशन और थर्मोमेट्री मिला के एक क्वेश्चन आ जाता है। तो सबसे पहले टेम्परेचर में हम आ जाते हैं। तो इसमें सेंटीग्रेड, फ़ारेनहाइट, केल्विन और ये सब का जो है रिलेशन एक्चुअली क्या होता है। सेंटीग्रेड जो होता है उसमें 100 डिवीजन्स होते हैं, इसमें 180 डिवीजन्स हो गए। तो इन्होंने क्या किया कि अपर पॉइंट, लोअर पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एंड फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इन लोगों ने लिया। इन्होंने 100 0 ले लिया, मतलब कि 100 डिग्री जो है वो बॉइलिंग पॉइंट, 0 डिग्री फ्रीजिंग पॉइंट। तो ये दोनों डिवीजन, तो C/100 इज इक्वल टू F-32/180। मतलब होता ये कि F मतलब जो भी वैल्यू लिख रहे हैं माइनस लोअर पॉइंट अपॉन हायर पॉइंट माइनस लोअर पॉइंट, इस तरह निकाला जाता है। वो हम क्लास में आपको बता चुके हैं। ऐसे अब इसको हम याद करा रहे हैं। तो C/100 इज इक्वल टू F-32/180, K-273/100 इज इक्वल टू N कोई नया होता है तो न्यू माइनस लोअर पॉइंट अपॉन हायर पॉइंट माइनस लोअर पॉइंट। ध्यान दिए रहिएगा, ये जो फिक्स टेम्परेचर दिया होगा तो हम इसको यूज करेंगे। जैसे 20 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कैसे चेंज करेंगे, तो हम इसको लेंगे। लेकिन जब चेंज इन टेम्परेचर दिया जाता है तो ये ऊपर का जो माइनस है उसको हटा देते हैं। तो हटा देंगे तो C/100 F/180 K/100 इज इक्वल टू N अपॉन हायर पॉइंट माइनस लोअर पॉइंट। ये जब चेंज इन टेम्परेचर दिया जाए, जैसे आ जाए कि जो है 20 डिग्री चेंज इन टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस है, केल्विन वैल्यू क्या होगी, तो हम इन फार्मूलों को यूज करेंगे। ठीक, तो ये जो हो गया फिक्स हुआ जाए तो ये लेंगे, चेंज होगा तो ये देंगे। फिर इसके बाद ये हो गया, इस पर क्वेश्चन आ जाता है। कोई जो है मतलब फॉल्ट थर्मोमीटर बनाया गया है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं। तो ये करेक्ट थर्मोमीटर आपका है, ये x इसकी रीडिंग है, इसकी रीडिंग y है, इसका अपर पॉइंट, लोअर पॉइंट, अपर पॉइंट, लोअर पॉइंट। तो क्या करते हैं, x मतलब इसकी जो रीडिंग करेक्ट वाले की है तो x माइनस लोअर पॉइंट, अपर पॉइंट माइनस लोअर पॉइंट ऑफ करेक्ट थर्मोमीटर, और यहाँ हो गया y माइनस लोअर पॉइंट अपॉन अपर पॉइंट माइनस लोअर पॉइंट ऑफ फॉल्ट थर्मोमीटर। ठीक, क्वेश्चन यहाँ आता है कोई फॉल्ट थर्मोमीटर है, उसकी रीडिंग 30 डिग्री सेल्सियस है, तो उसका करेक्ट जो है वैल्यू क्या होगी, तो हम इस फॉर्मूले से निकाल लिया करेंगे। एक बार फिर से समझ लीजिए, x माइनस लोअर पॉइंट अपॉन अपर पॉइंट माइनस लोअर पॉइंट, और इधर हो जाएगा y माइनस लोअर पॉइंट अपर पॉइंट माइनस लोअर पॉइंट। ये हो गया करेक्ट और ये हो गया फॉल्ट थर्मोमीटर। x जो है रीडिंग ऑफ करेक्ट थर्मोमीटर, y रीडिंग ऑफ द फॉल्ट थर्मोमीटर। ठीक, इसके बाद ओल्ड थर्मोमीटर, ये जो फॉर्मूला होता है T इज इक्वल टू XT माइनस X0 अपॉन X100 माइनस X0 इंटू 100। X0 प्रॉपर्टी है 0 डिग्री, XT प्रॉपर्टी है T डिग्री, X100 प्रॉपर्टी है 100 डिग्री। प्रॉपर्टी मीन्स यहाँ पर हो गया कि जैसे हम रेजिस्टेंस थर्मोमीटर लेते हैं तो रेजिस्टेंस में कितना चेंज आता है, 0 डिग्री पर, 100 डिग्री पर और अननोन टेम्परेचर पर, उसी को हम लोग प्रॉपर्टी कहते हैं। तो ये, लेकिन ये क्वेश्चन इस पर नहीं, इस चैप्टर की हम बात थोड़ा बहुत कहें तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हुआ और ये इंपॉर्टेंट हुआ। बाकी इस पर क्वेश्चन आपको मिलने की कोई उम्मीद नहीं है। और ये मॉडर्न थर्मोमीटर में क्या हो गया, 273.16 x अपॉन XTR। XTR मीन्स ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। तो ये x हो गया आपका जो है अननोन टेम्परेचर का प्रॉपर्टी, और XTR हो गया ट्रिपल पॉइंट का हो गया, तो इम्पॉर्टेंट भी नहीं है। इसके बाद आते हैं एक्सपेंशन में। एक्सपेंशन में क्या हो गया, LT इज इक्वल टू L0 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा। ठीक, यहीं से अल्फा निकाल सकते हो, अल्फा इज इक्वल टू डेल्टा L अपॉन L0 डेल्टा थीटा। अब इसी फार्मूले के अकॉर्डिंग तीनों फार्मूले, आप जैसे एरिया का आ जाएगा तो 80, यहाँ पे 80 हो जाएगा, यहाँ A0 हो जाएगा, यहाँ आपका बीटा हो जाएगा। ठीक, और ये जब वॉल्यूम का ले लेंगे तो यहाँ VT हो जाएगा, यहाँ V0 हो जाएगा, यहाँ पर गामा हो जाएगा। तो तीन फार्मूले आपके लीनियर एक्सपेंशन, एरियल एक्सपेंशन एंड क्यूबिकल एक्सपेंशन आपके होते हैं, और तीनों में रिलेशन आपका 1:2:3। इसके बाद डेंसिटी हम बता चुके, इस पर क्वेश्चन मिल जाता है। डेंसिटी डी रो डैश इज इक्वल टू रो नॉट 1 माइनस गामा डेल्टा थीटा। इसको जब भी पूछेंगे ये ज़्यादा पूछा जाता है। फ्रैक्शनल चेंज परसेंटेज चेंज, तो डेल्टा रो अपॉन रो नॉट इंटू 100 इज इक्वल टू गामा इंटू डेल्टा थीटा इंटू 100। फिर इसके बाद ये चेंज इन वॉल्यूम,
तो डेल्टा बी अपरेंट इज इक्वल टू बी गामा अपरेंट इंटू डेल्टा थीटा, गामा अपरेंट गामा एल माइनस गामा कंटेनर, मतलब किसी कंटेनर में लिक्विड भरा हुआ है तो उसका जो है वॉल्यूम में चेंज किया आएगा, उसका फार्मूला है। तो बहुत इंपॉर्टेंट भी फार्मूला नहीं है आपका। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है, किसी पेंडुलम का जो है टाइम पीरियड का फार्मूला आता है द डेल्टा टी अपॉन टी इज इक्वल टू हाफ अल्फा डेल्टा थीटा, ये सब टाइम पीरियड का है, इसी से मॉडिफाई होकर आपका फार्मूला ये आता है। तो ये नहीं इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट फार्मूला आपका है। ठीक, तो ये फार्मूला आपका हो गया, ये डेल्टा टी इज इक्वल टू हाफ अल्फा डेल्टा थीटा इंटू टी। डेल्टा टी लॉस या गेन हो गया टाइम में, टी हो गया आपका टाइम, डेल्टा थीटा हो गया चेंज इन टेम्परेचर, अल्फा हो गया एक्सपेंशन कोएफिशिएंट हो गया। तो इस पर क्वेश्चन आपको मिलते हैं, इस पर कई सारे क्वेश्चन आ चुके हैं, तो इसको रटे रहिएगा। डेल्टा टी इज इक्वल टू हाफ अल्फा डेल्टा थीटा इंटू टी। इसके बाद हम हीट पे आ गए, यहाँ से आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टार्ट होता है। W इज इक्वल टू जे क्यू, जे इज कन्वर्जन फैक्टर जिसकी वैल्यू 4.2 जूल पर कैलोरी होती है। ठीक, इसके बाद Q इज इक्वल टू एम सी डेल्टा थीटा, और एम सी डेल्टा थीटा M हो गया मास, C हो गया स्पेसिफिक हीट, डेल्टा थीटा चेंज इन टेम्परेचर, Q जो है हीट हो गया। इसी के लिए ये अब ये Q इज इक्वल टू म्यू सी डेल्टा थीटा, जब मोलर स्पेसिफिक हीट की बात करेंगे तो जहाँ हमारा M आ रहा था वहाँ म्यू आ जाता है, नंबर ऑफ मोल्स, और स्मॉल सी की जगह यहाँ कैपिटल C आ जाता है। ठीक, तो ये आपका हो गया Q इज इक्वल टू एम सी डेल्टा थीटा, और किसी हम जब गैस की बात करेंगे तो M की जगह म्यू आ जाएगा, म्यू सी डेल्टा थीटा हो जाता है। और यहाँ पर दो ये C होती हैं, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर एंड स्पेसिफिक एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो Q इज इक्वल टू म्यू सी पी डेल्टा थीटा एंड Q इज इक्वल टू म्यू सी वी डेल्टा थीटा। ठीक, म्यू जो है नंबर ऑफ मोल्स होता है, सी पी स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर एंड सी वी स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट वॉल्यूम होता है। इसके बाद ये थर्मल कैपेसिटी होता है, एम सी इज इक्वल टू क्यू अपॉन डेल्टा थीटा, इस पर कोई क्वेश्चन नहीं मिलेगा। W इज इक्वल टू एम सी जी, मतलब ये होता है वाटर इक्विवेलेंट, इसका रोल सिर्फ इतना ही होता है कि यदि किसी कैलोरीमेट्री का वाटर इक्विवेलेंट दिया गया है तो अमाउंट ऑफ वाटर उसको हम ऐड कर लेते हैं, इसका रोल सिर्फ इतना सा है। इसके बाद फार्मूला आता है Q इज इक्वल टू एम एल, क्यू के दो फार्मूले, एक हो गया Q इज इक्वल टू एम सी डेल्टा थीटा, दूसरा हो गया एम एल। एम सी डेल्टा थीटा यूज करेंगे जब टेम्परेचर चेंज हो रहा हो, और एम एल यूज करते हैं जब जो है टेम्परेचर कांस्टेंट हो, स्टेट चेंज हो रही हो। तो यहाँ पर Q इज इक्वल टू एम एल, एल जो होती है लेटेंट हीट, और ये दो तरीके की होती है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। अब एप्लीकेशन में आ जाते हैं। एप्लीकेशन में ये दो फार्मूले हमारे हैं, इनका यूज कहाँ कहाँ होता है, मैकेनिक्स में आते हैं। और मैकेनिक्स में जैसे काइनेटिक एनर्जी दी गई तो हाफ एम बी स्क्वायर, कोई बुलेट जाके मेल्ट हो जा रही, कोई बुलेट जाके उसका टेम्परेचर चेंज हो जा रहा है, तो ये क्यू हाफ एम बी स्क्वायर इक्वल टू एम एल। एम एल तब यूज करेंगे जब वो मेल्ट हो जा रही हो, एम सी डेल्टा थीटा तब यूज करेंगे जब उसका टेम्परेचर चेंज हो रहा हो, और दोनों चेंज हो रहा हो तो दोनों फार्मूला यूज करेंगे। और इसमें हमने आपको बताया था इसको हमेशा MKS में यूज करा करो, और ये वैल्यूज़ जो हैं, जो डाटा हमें दिया गया है जैसे दिया गया हो वैसे रख के और बाद में चेंज करते हैं। मैंने आपको ये बताया था, क्वेश्चंस कराया था। हीट का क्वेश्चन में करने में ध्यान दे रहा है, यूनिट का सबसे बड़ा रोल होता है। ठीक, तो हाफ एम बी स्क्वायर इज इक्वल टू एम एल इज इक्वल टू एम सी डेल्टा थीटा। इसके बाद आ जाते हैं पोटेंशियल एनर्जी MGH, MGH इज इक्वल टू एम एल। कोई आइस या कुछ गिर रही है और गिर के मेल्ट हो जा रही है तो MGH इज इक्वल टू एम एल, और उसका टेम्परेचर बदल रहा है तो MC डेल्टा थीटा, और दोनों हो रहा है, दोनों यूज करेंगे। इसके बाद हो गया हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, कोई चीज़ रोटेट कर रहा है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया गया है, तो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू एम एल या इज इक्वल टू MC डेल्टा थीटा। तो ये मैकेनिक्स में इसका रोल हो गया। अब आते हैं हीट का रोल हीट में। अब हीट का रोल हीट में कैसे हो गया, कोई थर्मस कुछ लिए गए हैं, उसमें जो है रॉड लगी हुई है, रॉड के थ्रू हीट जा रही है, अंदर आप आइस रखे हो, मेल्ट हो रही है, तो उसके लिए KA डेल्टा थीटा अपॉन D इंटू टी इज इक्वल टू एम एल या MC डेल्टा थीटा। यहाँ पर K जानते हैं कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, A हो गया क्रॉस सेक्शनल एरिया, डेल्टा थीटा चेंज इन टेम्परेचर, D उसका लेंथ हो गया, T टाइम हो गया। इसके बाद इलेक्ट्रिसिटी का हीट में एप्लीकेशन। इलेक्ट्रिसिटी में Q इज इक्वल टू P इंटू टी होता है, हाफ CB स्क्वायर हो सकता है, I स्क्वायर RT हो सकता है, B स्क्वायर अपॉन RT हो सकता है। ये वैल्यू ml के बराबर हो सकती है या MC डेल्टा थीटा के बराबर।
मतलब हमने क्या किया कि आइस रख लिया है, उसको हम हीट कर रहे हैं, पावर और टाइम दिया गया है, तो सीधे PT इज इक्वल टू ml या PT इज इक्वल टू MC डेल्टा थीटा। हमें करंट दिया है, रेजिस्टेंस दिया था, हम ये यूज कर लेंगे। पोटेंशियल दिया है, यदि यूज कर, जैसा हमें डाटा दिया गया हो वैसा हम यूज करेंगे। इसके बाद अब ये चैप्टर आपका बड़ा इंपॉर्टेंट यहाँ से स्टार्ट हो जाता है, ट्रांसमिशन ऑफ द हीट। यहाँ पर ट्रांसमिशन में एक आपका हो गया कंडक्शन वाला टाइप हो गया और दूसरा हो गया रेडिएशन। दोनों से उम्मीद है कि एक क्वेश्चन मिलेंगे, अदरवाइज रेडिएशन तो 100% एक क्वेश्चन मिलेगा आपको। तो ट्रांसमिशन में हो गया Q इज इक्वल टू KA θ1 माइनस θ2 अपॉन L इंटू T। यहाँ ध्यान दे रहे हैं L जो है लेंथ ऑफ कंडक्टर है, T टाइम हो गया, ठीक। माइनस इसलिए यूज किया गया कि ये θ1 ग्रेटर देन θ2, यहाँ पर θ1 में θ2 किया गया है। जब डिफरेंस लेंगे तो ये निगेटिव आ जाएगा, क्योंकि टेम्परेचर जो फाइनल होता है वो लेस होता है, ठीक। इनिशियल ज़्यादा हुआ तो अदरवाइज कैलकुलेशन में हम इसको यूज नहीं करते हैं। तो Q इज इक्वल टू डायरेक्ट फार्मूला याद करना, KA डेल्टा थीटा पान L इंटू T। कैलकुलेशन में नेगेटिव यूज नहीं करेंगे। डाटा यहाँ ध्यान देना है, L लेंथ हो गया, T टाइम हो गया, K कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी हो गया, A एरिया हो गया, डेल्टा थीटा चेंज इन टेम्परेचर हो गया। इसके बाद आते हैं थर्मल, ये ग्रेडियंट होता है चेंज इन टेम्परेचर डेल्टा थीटा पान DX, ऐसे होता है। आपका पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है डेल्टा B E इज इक्वल टू dV/dx। तो हो गया टेम्परेचर ग्रेडियंट इज इक्वल टू डेल्टा थीटा पान DX होता है, कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद ये आपका K अपान L स्क्वायर, तो K1 रेशियो, K2 रेशियो, K3 L1 स्क्वायर, L2 स्क्वायर रेशियो L3, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन में नहीं है, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। अब आ जाते हैं यहाँ पर रेजिस्टेंस का। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हो जाएगा चेंज इन टेम्परेचर डेल्टा थीटा अपान H इज इक्वल टू L अपान KA। इसको भी हम इलेक्ट्रोस्टैट से कंपेयर करेंगे और कंपेयर करके ही इसको याद करेंगे। अब कंपैरेटिव स्टडी ज़रा ध्यान दीजिए, इलेक्ट्रिसिटी में जो रोल Q का है वही रोल हीट में कैपिटल Q का है, और यहाँ पर I इज इक्वल टू होता है Q/T, तो यहाँ H इज इक्वल टू Q/T हो गया। यहाँ पर आपका हो गया डेल्टा V, तो डेल्टा V इज इक्वल टू V2 माइनस V1, चेंज इन पोटेंशियल। यहाँ डेल्टा थी, जो रोल आपका डेल्टा B के यहाँ है वही रोल डेल्टा थीटा के यहाँ पर होता है। इसके बाद ये I इज इक्वल टू डेल्टा B अपान R, यहाँ पर H इज इक्वल टू डेल्टा थीटा अपान R हो जाएगा। फिर R इज इक्वल टू रो L अपान A इज इक्वल टू L अपान सिग्मा A, ठीक। अब यहाँ देखिए R इज इक्वल टू L वही हो गया, A वही हो गया, जो रोल यहाँ सिग्मा का है वही रोल यहाँ पर K का होता है, ठीक। यहाँ देखिए सीरीज कॉम्बिनेशन हुआ, सीरीज कॉम्बिनेशन पोटेंशियल B इज इक्वल टू B1 प्लस B2, वही चीज़ यहाँ थीटा इज इक्वल टू θ1 प्लस θ2 हो जाता है। यहाँ पर रेजिस्टेंस का रोल होता है R इज इक्वल टू R1 प्लस R2, सेम यहाँ पर R1 प्लस R2 होता है। पैरेलल में आ जाते हैं, I इज इक्वल टू I1, करंट तो दो पार्ट में डिवाइड हो रही तो I1 प्लस I2, वैसे यहाँ हीट दो पार्ट में डिवाइड हो रही H1 प्लस H2। यहाँ B सेम होता है, यहाँ थीटा सेम होता है, ठीक। फार्मूला 1 अपान R इज इक्वल टू 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2, यहाँ भी वही फार्मूला होता है। अब ध्यान दीजिए इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट पोर्शन कौन सा है। एक तो फार्मूला Q इज इक्वल टू KA डेल्टा थीटा अपान L इंटू 2, ये इंपॉर्टेंट है, और दूसरा आपका ये इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर में जो है एक क्वेश्चन तो उस पर आ गया, दूसरा क्वेश्चन आता है कि मिड पॉइंट का टेम्परेचर फाइंड करना, और तीसरा क्वेश्चन आता है इक्विवेलेंट K फाइंड करना। तो मिड पॉइंट टेम्परेचर फाइंड करने के लिए उसमें कोई फार्मूला हम याद नहीं करेंगे, उसका मेथड ये हो जाता है कि जब मिड पॉइंट टेम्परेचर फाइंड करना हो तो हम उसको बता दे रहे हैं आपको। जैसे ये कोई रॉड है, ठीक, और ये आपका यहाँ मिड पॉइंट टेम्परेचर निकालना है, तो क्या करें, H1 इधर हमने कर दिया H2, तो सीधे क्या करो H1 इज इक्वल टू H2, बस सीधा रोल। अब इसी मान लीजिए ऐसा हो गया, कोई चीज़ इस तरह दिया गया है, ठीक, और यहाँ आपका फाइंड करना है, तो यहाँ हमने ले लिया H, ये हमने ले लिया H1, ये हमने ले लिया H2, तो H इज इक्वल टू H1 प्लस H2 करके यहाँ से हम थीटा निकाल लिया करेंगे। तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला मत याद करिएगा, मेथड देखिएगा। लेकिन K इक्विवेलेंट निकालने के लिए हमने फिर बताया, इस चैप्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है, तीन ही क्वेश्चन आपको फ्रेम होते हैं। फर्स्ट आपको हो गया जो Q वाले फॉर्मूले पे आ जाएगा, उस पर क्वेश्चन आ जाता है। दूसरा आपका मिड पॉइंट का टेम्परेचर होता है जो सीरीज या इस तरह कॉम्बिनेशंस में होता है,
और तीसरा जो क्वेश्चन बनता है इक्विवेलेंट के का बनता है। इक्विवेलेंट के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला आप याद कर लीजिएगा। के सीरीज का फॉर्मूला होता है L1 प्लस L2 प्लस Ln अपान L1 अपान K1 प्लस L2 अपान K2 डैश डैश। फिर से याद कर लीजिए, के सीरीज इक्वल टू L1 प्लस L2 डैश डैश अपान L1 अपान K1 प्लस L2 अपान K2 डैश डैश। ठीक, अब आते हैं के पैरेलल। के पैरेलल का K1 A1 प्लस K2 A2 प्लस K3 A3 अपान A1 प्लस A2 प्लस A3। ये दोनों फॉर्मूले रट डालिएगा, इंपॉर्टेंट पोर्शंस हैं। यहाँ पर हो गया के पैरेलल का क्या हो गया, K1 A1 प्लस K2 A2 अपान A1 प्लस A2, और सीरीज का क्या, के सीरीज क्या हो गया L1 प्लस L2 अपान L1 अपान K1 प्लस L2 अपान K2 डैश डैश। जितने होंगे उतना रख लिया करेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट पोर्शन इस चैप्टर का है। बाकी ये कोई ख़ास नहीं है, ये भी कोई ख़ास नहीं है। इसके बाद आते हैं कन्वेक्शन ऑफ द हीट। ये भी नहीं आ रहा है। ये रेडिएशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसमें से एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा। इमिसिविटी, एनर्जी रेडिएटेड अपान एरिया इनटू टाइम, इन दोनों की यूनिट केवल आ सकती है। तो यूनिट निकाल लेंगे, फार्मूला याद है आपको, एनर्जी रेडिएटेड अपान एरिया इनटू टाइम, और ई लैम्डा स्पेक्ट्रल इमिसिव पावर कहा जाता है। तो यहाँ पर पर्टिकुलर स्पेक्ट्रम की जब हम बात करेंगे तो ये आ जाएगा स्पेक्ट्रल इमिसिव पावर हो जाता है। तो केवल इसमें से यूनिट और डायमेंशन पूछा जा सकता है, बाकी नहीं। इसके बाद आता है इमिसिविटी। इमिसिविटी जो होता है ई अपान कैपिटल ई, ये जनरल बॉडी और ये हो गया ब्लैक बॉडी का हो गया इमिसिविटी, और ये दोनों का रेशियो कहता है इमिसिविटी कहलाता है। इसकी वैल्यू 0 और 1 के बीच में होती है। अब यहाँ से ये किरचॉफ लॉ होता है E1 अपान A1 इज इक्वल टू E2 अपान A2 इज इक्वल टू E अपान A। कोई न्यूमेरिकल इस पर फ्रेम नहीं होता है। यहाँ से आपका न्यूमेरिकल स्टार्ट हो जाता है कि P इज इक्वल टू E A सिग्मा T टू पावर 4। E इमिसिविटी, ध्यान दिए रहिएगा, किसी बॉडी के लिए फिक्स होती है, एक ही बॉडी है तो E में कोई चेंज नहीं आएगा। ब्लैक बॉडी के लिए E की वैल्यू 1 होती है, वाइट बॉडी मींस सन के लिए भी E की वैल्यू 1 होगी। ए एरिया हो गया, सिग्मा स्टीफन कांस्टेंट हो गया, और T एब्सोल्यूट टेम्परेचर हो गया। तो इस पर आपको क्वेश्चन मिलेगा। इंपॉर्टेंट फार्मूला इस चैप्टर का सबसे ज़्यादा आपको मिला ये अभी तक का। तो P इज इक्वल टू E A सिग्मा T टू पावर 4। इसके बाद ये दोनों फार्मूले ध्यान दे रहिएगा। ये क्या है, T टू पावर 4 माइनस T नॉट पावर 4। जैसे रूम टेम्परेचर दे दिया जाए, तो रूम टेम्परेचर दे दिया, कोई बॉडी रखी गई है तो वहाँ पर हम इस फार्मूले की यूज करेंगे। लेकिन ये बहुत कम आया है क्योंकि कैलकुलेशन बड़े लंबे हो जाते हैं इसमें। ठीक, तो दोनों सेम ही फार्मूला है। रूम टेम्परेचर दिया जाएगा तो हम इसको यूज करेंगे, और रूम टेम्परेचर नहीं दिया गया तो ऊपर वाले की यूज करेंगे। और ध्यान दिए रहिए, कैपिटल T जहाँ जहाँ हीट में कैपिटल T होगा वहाँ केल्विन में लेते हैं, जहाँ जहाँ स्मॉल t होगा, स्मॉल थीटा होता है, वहाँ हम डिग्री में लेते हैं। इसके बाद ये इस पर कोई न्यूमेरिकल नहीं आता है, केवल थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ जाता है। वो आया हुआ है कि ये रेट ऑफ कूलिंग डी थीटा बाई डी टी इज इक्वल टू सिग्मा ए ई अपान एम सी टी टू पावर 4 माइनस टी नॉट पावर 4। मतलब रेट ऑफ कूलिंग यूनिवर्सली होता है मास पर, यूनिवर्सली स्पेसिफिक हीट पर, प्रोपोर्शनल टू एरिया पर। तो इस तरह का थ्योरेटिकल क्वेश्चन इस पर आया, न्यूमेरिकल नहीं मिलेगा इस पर। ये न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग हो गया, डी थीटा बाई डी टी इज इक्वल टू के थीटा माइनस थीटा नॉट। थीटा नॉट जो है सराउंडिंग टेम्परेचर हो गया, थीटा बॉडी का टेम्परेचर हो गया। इस पर जो है ये जो फार्मूला है इस चैप्टर का नंबर 1 इम्पॉर्टेंट फार्मूला है। ठीक, तो ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फार्मूला आपको यहाँ पे है। और ये क्वेश्चन किस तरह क्वेश्चनों में यूज होता है, ये फार्मूला इस तरह यूज होता है। जैसे कोई सी बॉडी का टेम्परेचर 70 डिग्री से 60 डिग्री से 50 डिग्री। ठीक, अब यहाँ कहते हैं 10 सेकेंड लेता है, तो यहाँ कितना टाइम लेगा। 70 60 10 होता तो 60 से 50 कितना होगा। तो हम 2 इक्वेशन बना लेते हैं और रूम टेम्परेचर आपको दिया रहेगा। ठीक, तो यहाँ पर हम थीटा 1 माइनस थीटा 2 अपान टी इज इक्वल टू के थीटा 1 प्लस थीटा 2 बाई 2 माइनस थीटा नॉट। फिर से याद कर लिए,
θ1 माइनस θ2 अपॉन T इज इक्वल टू K θ1 प्लस θ2 बाई 2 माइनस थीटा नॉट। देखिए इसको याद करने का कैसे तरीका है, ये एवरेज वैल्यू एक तरीके से हो गई, इसलिए 2 से डिवाइड कर दिया और यहाँ डिफरेंस यहाँ T ले लिया। दोनों देखो यहाँ θ1 माइनस θ2 है, यहाँ θ1 प्लस θ2, तो यहाँ 2 आ गया, यहाँ T आ गया। तो θ1 माइनस θ2 अपॉन T इज इक्वल टू K θ1 प्लस θ2 बाई 2 माइनस थीटा नॉट। तो थीटा नॉट रूम टेम्परेचर हो गया। इस चैप्टर का नंबर 1 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपका ये होता है। इसके बाद सोलर कांस्टेंट का फॉर्मूला है S इज इक्वल टू P अपॉन 4 पाई R स्क्वायर। तो ये 1-2 बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो P आप यहाँ वैल्यू रख के निकाल सकते हो, चाहे फॉर्मूला याद कर लो इसका। वीन्स कांस्टेंट ये बड़ा इंपॉर्टेंट, सेकंड इंपॉर्टेंट आपका ये है। तो लेमडा मिनिमम T इज इक्वल टू बी जो है वीन्स कांस्टेंट होता है, जिसकी वैल्यू 2.89 10⁻³ m मीटर केल्विन होती है। तो इसको रटे रहिएगा, लेमडा T और यहीं से आ गया E1 अपान E2 इज इक्वल टू T1 अपान T2 टू पावर 4 इज इक्वल टू लेमडा 2 अपान लेमडा 1 टू पावर 4। तो ये जो हमारा दोनों जो है स्टीफन कांस्टेंट और स्टीफन्स और वीन्स को दोनों को मिला दिया गया है। तो ये दूसरा इंपॉर्टेंट फार्मूला आपका। 3 फार्मूले मेन इंपॉर्टेंट हो गए, एक स्टीफन वाला हो गया, एक वो टेम्परेचर वाला बता दिया, तीसरा फार्मूला वीन्स का हो गया। तीन ही फार्मूले इंपॉर्टेंट इस चैप्टर में, और ज़रूर एक क्वेश्चन मिलेगा। इसके बाद हम आते हैं थर्मोडायनामिक्स। थर्मोडायनामिक्स में फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स dQ इज इक्वल टू du प्लस dW। dQ आपका हीट गिवन, du इंटरनल एनर्जी, dW वर्क डन हो गया। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को स्टेट करता है। और ये dQ की जो चेंजेज होंगे वो कितने टाइप्स होते हैं, एक तो Q इज इक्वल टू ml ये हो गया, Q इज इक्वल टू mc डेल्टा थीटा हो गया, Q इज इक्वल टू म्यू c डेल्टा थीटा हो गया, एंड Q इज इक्वल टू, अब यहाँ पे ये 2 तरीके हो जाएगा, एक Cp और एक Cv हो जाएगा। तो इतनी वेरिएशन Q में हो जाता है, ठीक। और वर्क डन का जो फार्मूला हो गया W इज इक्वल टू P डेल्टा B हो जाता है, ठीक, इसका फार्मूला हो गया। और U का जो फार्मूला होता है इंटरनल एनर्जी का, ये है डेल्टा U इज इक्वल टू U F/2 R डेल्टा T म्यू Cv डेल्टा T म्यू R गामा -1 डेल्टा T म्यू R गामा -1 T फाइनल माइनस T इनिशियल, या P फाइनल B फाइनल माइनस P इनिशियल B इनिशियल अपान गामा -1। कि इस चैप्टर में कहीं भी ज़रूरत पड़ेगी आप इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हो। हर टाइप के जो सिस्टम है उनमें ये काम करता है, ठीक। लेकिन इस पर ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आएंगे, ज़्यादा आपको इसी मिलते हैं। और एक चीज़ और याद किए रहिएगा कि पॉजिटिव निगेटिव मतलब क्या हो गया, किसी भी सिस्टम को हीट दे रहे हैं तो उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, इंक्रीज करेगा, तो Q और U दोनों पॉजिटिव होगा। और टेम्परेचर ले रहे हैं, हीट ले रहे हैं तो टेम्परेचर डिक्रीज करेगा, Q U दोनों निगेटिव होगा। दूसरा, वर्क डन ऑन द सिस्टम, वर्क डन बाय द सिस्टम। वर्क डन ऑन द सिस्टम कर रहे हैं, इसका मतलब क्या, वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा है। और वर्क डन बाय द सिस्टम, इसका मतलब वॉल्यूम क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा है तो वर्क डन क्या होगा, निगेटिव होगा। वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है तो वर्क डन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं रहा तो वर्क डन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। दूसरी चीज़, W और Q ये पाथ पे डिपेंड करते हैं, लेकिन U पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, ये इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है। इसके बाद तमाम टाइप जो आपके प्रोसेस होते हैं, जैसे आइसोथर्मल प्रोसेस हो गया, म्यू RT log E P1 अपान P2, इसको हटाया 2.30 म्यू RT log 10 P1 अपान P2 फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस। इसमें दूसरा इंपॉर्टेंट फार्मूला आपका ये मिलता है, PV पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट गामा जो है Cp अपान Cv होता है। और मैंने ये बताया था, ये याद किए रहिएगा और इसी से सारा निकालिए। और दूसरा ये याद करना है, गामा मोनो 5/3, गामा डाया 7.5, गामा पॉली 4/3, ये आपको रटा होना चाहिए। और दूसरा PV पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, P और B में दिया जाए तो डायरेक्ट लगा लो। अब मान लो B आपको नहीं दिया, P और T दिया जाए तो PV इज इक्वल टू RT, उसको हटा दो। मान लो P नहीं दिया गया है तो फिर PV इज इक्वल टू RT से P को हटा दो। तो ये 3 टाइप के क्वेश्चन यहाँ से फ्रेम होते हैं, इंपॉर्टेंट पोर्शन इस चैप्टर का है आपका। तो बस यही एक याद करिएगा, PV पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, इसके बाद गामा मोनो, गामा डाया, गामा पॉली, ये आपको रटा होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी देते हैं, कभी कभी नहीं देते हैं। ये मत याद करना, उसी से निकाल लेकर ये याद करोगे गड़बड़ कर जाओगे। कर्नाड इंजन सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, ये आपके सिलेबस से हटा दिया गया है।
अदरवाइज बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन होता था। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज में आ जाते हैं। इसमें एक तो P1 B1 इज इक्वल टू P2 B2, ये जो गैस लाज हैं उनमें से क्वेश्चन आपको एक फ्रेम हो जाता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसको हम बहुत ज़्यादा इसमें नहीं चल रहे हैं। इसमें जो इम्पोर्टेंट पार्ट आपका है ये BRMS यहाँ से, ठीक। BRMS इज इक्वल टू √3RT/m इज इक्वल टू 3kT/m, ठीक। यही आपको साउंड का क्वेश्चन और इसका क्वेश्चन लगभग सेम मिलता है। वहाँ पर गामा RT हो जाता है, यहाँ 3RT हो जाता है, दोनों के न्यूमेरिकल लगभग सेम जैसे होते हैं, ठीक। इसके बाद इसमें जो है दोनों को हमने ये साउंड का दोनों रेशियो यहाँ बताया है। मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी ये सब उतना नहीं आते हैं। डिग्री ऑफ फ्रीडम, यहाँ से क्वेश्चन उठ जाता है। अब इनको याद करने का तरीका देखिए। अब यहाँ क्या 1 मोल है 3/2 RT और म्यू मोल है तो 3/μ RT आ जाएगा, ठीक। नंबर ऑफ मोल्स हो जाएगा, म्यू हो जाएगा। इसके बाद मालिक्यूल्स, 1 मालिक्यूल्स के लिए केट लग जाएगा 3/2, देखो सब में आ रहा है, T सब में आ रहा है। इसमें क्या हो रहा है, R हो गया, यहाँ K आ जाएगा, और यहाँ पर जब N मोल्स ले लेंगे, N मालिक्यूल्स ले लेंगे तो NKT आ जाएगा, ठीक। इसके बाद ग्राम की बात आती है, M ग्राम होगा तो MRT आ जाएगा, 1 ग्राम होगा तो M की वैल्यू 1 रख लिया करेंगे। तो ये फार्मूला, और यही जब डिग्री ऑफ फ्रीडम हम आते हैं तो डिग्री ऑफ फ्रीडम में जहाँ जहाँ 3 था वहाँ वहाँ F हो जाता है, जहाँ जहाँ हम 3 रख रहे थे जहाँ जहाँ F हो जाएगा, इतने चेंज है, बाकी फार्मूला वही होता है। इसके बाद ये रट लेना CV इज इक्वल टू FR/2। अब CV F डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गया, ठीक, और ये हो गया गैस कांस्टेंट /2। अब इसी CP निकाल सकते हो, कैसे निकालोगे, CP माना CB इज इक्वल टू R, CB याद कर लो, उससे CP निकाल लो, और CP मिल गया तो गामा निकाल लो, गामा इज इक्वल टू CP/CB से, ठीक। ये इंपॉर्टेंट पोर्शन है आपके, इनको रटे रहिएगा, ये याद कर लेना, और याद हो जाती है भी याद करो, नहीं याद हो सकता है तो निकाल लिया करना। और ये दोनों जब आपको याद है तो गामा निकालो, डायरेक्ट फार्मूले से पूछ लें, गामा इज इक्वल टू CP/CB 1 + 2/F, यहीं से मोनो डाया का फार्मूला निकलता है आपका। इसके बाद ये जो मिक्स किए जाते हैं, ये मान लो कि M1 और M2 मास मिक्स किया गया, मिक्सचर का मास क्या हो जाएगा, तो मास ऑफ मिक्सचर μ1 M1 + μ2 M2/μ1 + μ2, μ1 μ2 नंबर ऑफ मोल्स हैं। CB मिक्सचर आ जाएगा तो μ1 CB1 + μ2 CB2/μ1 + μ2। इसके बाद CP मिक्सचर जब करेंगे तो जहाँ यहाँ CB1 था CP1 हो जाएगा, μ1 CP1 + μ2 CP2/μ1 + गामा मिक्सचर। इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला आपका ये होता है, ठीक। गामा मिक्सचर इक्वल CP मिक्सचर अपान CB मिक्सचर, दोनों को रेशियो ले लेंगे, या इस फार्मूले को ना याद करके इसको याद करना, चाहे ये याद करना चाहे ये याद कर लेना, दोनों से निकल आता है। यहाँ पर ये लिखा नहीं है, हम लिख दे रहे हैं। ये हो जाएगा μ1 गामा 1 + μ2 गामा 2/μ1 +, ठीक, μ1 गामा 1 + μ2 गामा 2/μ1 + μ2। ये चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला है। ये इस पर बहुत क्वेश्चन आए हैं, चाहे इससे निकाल लेना चाहे इससे निकालना, दोनों से निकाल आता है। तो गामा मिक्सचर हो गया μ1 गामा 1 + μ2 गामा 2/μ1 + μ2।